बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज मुआशियात पाकिस्तान में ज़रई कर्ज़ों के मसाइल। तो स्टूडेंट हमें आज ये देखना है कि पाकिस्तान में किसानों को दिए जाने वाले जो ज़रई कर्ज़े हैं उनमें रुकावटें क्या क्या हैं, उनमें हर्डल्स क्या क्या हैं, उनमें ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, उनमें रुकावटें क्या हैं, उनमें परेशानियां क्या हैं, उनमें दिक्कतें क्या हैं। तो हम उन मसाइल का आज जायज़ा लेंगे। देखने को तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान ज़रई कर्ज़े जारी करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन कभी इस बात का जायज़ा लिया स्टूडेंट्स के उसमें मसाइल कितने बड़े आ रहे हैं और क्या वो आसानी से मिलते हैं। आइए हम चंद एक, बहुत सारे मसाइल हैं लेकिन मैंने यहाँ चंद एक का ही जायज़ा लेने का फैसला किया है। नंबर 1, बुलंद शरह सूद। पहली सबसे बड़ी रुकावट ये है कि ज़रई कर्ज़े जो दिए जाते हैं हमारे काश्तकार भाइयों को, उन पर इतना सूद वसूल किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ये सोच रहे होंगे आजकल जो इस वक्त शरह सूद है पाकिस्तान में वो तो 7% पर आ चुकी है, जबकि उसके अगेंस्ट में मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट जो जारी किया वो 12% था या 11.5% था, 11.5 था या 12 था, थोड़ा सा डाउट है मुझे। तो 12% जब कर्जा 12% जब शरह सूद थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उस वक्त पाकिस्तान के कुछ बैंक आपको जो कर्जा दिया करते थे वो 18% सूद पर दिया करते थे। गोया के शरह सूद थी 12% और हम आपको कर्जा देते थे 18% पर। स्टेट बैंक से हमने कर्जा ले लिया, स्टेट बैंक से हमने पैसे ले लिए बतौर बैंकर। मैं एक बैंकर हूं फर्ज करें, तो मैंने स्टेट बैंक से कर्जा ले लिया और मुझे वहां 12 रुपए पे करने हैं। मैंने वो कर्जा आपको डिलीवर कर दिया, आपसे मैं 18 रुपए वसूल कर लूंगा, यूं 6 रुपए मेरा प्रॉफिट भी हो जाए, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इसमें से निकालने हैं मैंने। तो आप सोचिएगा कि अब 12% जब शरह सूद थी तो हमारे कुछ बैंक, मैं सब बैंकों की बात नहीं कर रहा इसलिए मतलब कुछ बैंक, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उस बैंक का, मैं पर्सनली उस बैंक में अभी चंद दिन पहले मेरी बहस हुई उस मैनेजर साहब से, तो उसके पास कोई जवाब था नहीं। और ये बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। ये भी ख्याल रखें कि अगर आप ये समझें कि एक आम आदमी को पता है, एक प्रोफेसर को पता है, एक टीचर को पता है और तो स्टेट बैंक को नहीं पता होगा तो बड़ा अफसोस की बात है। और अगर स्टेट बैंक के गवर्नर को इस बात का नहीं पता तो मेरा ख्याल ये है कि फिर स्टेट बैंक के गवर्नर को स्टेट बैंक की गवर्नरशिप पर रहने का हक भी नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी बात का अगर वो कहते हैं हमें पता नहीं है तो फिर इतने बड़े ओहदे पर बैठे कर क्या रहे हैं आप, आई एम सॉरी। तो 12% जब शरह सूद थी उस वक्त आपके बैंक्स 18% शरह सूद, कुछ बैंक 18% पर कर्जा दे रहे थे। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो शरह सूद है वो है 7%। अभी एक हफ्ता पहले की बात है, मेरी उस बैंक के मैनेजर से बहस हुई और बहुत बहस हुई और 7% शरह सूद है और इस वक्त वो 28% शरह सूद पर कौन को कर्जा दे रहे हैं। आप अंदाजा करें, गजब की भी हद होती है कोई। जब शरह सूद थी 12%, स्टेट बैंक का रेट था 12%, तो आवाम को 18 पर मिल रहे थे। स्टेट बैंक ने जो रेट कम करके 7% कर दिया, बैंकों ने बढ़ाकर रेट जो है वो 28% कर दिया। और फिर हम ये भी दावा करें कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। सर हम अपने इस बात पे तो गौर कर लें कि हमारे बैंक्स क्या कर रहे हैं। अगर मुझे कोई अरबाब इख्तियार, अगर मुझे कोई हुकूमत का नुमाइंदा कमेंट्स करके ये कहे अपने तारुफ के साथ कि मैं फलां आदमी बोल रहा हूं, तो मैं फिर इस बैंक का नाम भी बता दूंगा उसको और उस बैंक के मैनेजर का डाटा भी दूंगा आपको कि जी फलां मैनेजर ने ये कहा और इतने % पर वो इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन किसी की हिम्मत होगी मुझे, क्यों, सबको पता है ना। आपका क्या ख्याल है कि ये जितने भी अफसरान हैं इनको नहीं पता कि हम आवाम से 28% वसूल कर रहे हैं? सबको पता है, स्टेट बैंक को भी पता है, सबको पता होता है। लिहाजा कौन कमेंट्स करेगा मुझे, कौन कहेगा मुझे कि सर आप काइंडली उस बैंक का नाम बता दें? तो ये तो वो पूछेगा ना जिसको पता ना हो, अंधेरे में रहे, तो कैसे कर सकते हैं। सॉरी, मेरा लहजा कभी कभी तल्ख हो जाता है। बेसिकली मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं 100 बार पाकिस्तान में जन्म लेना चाहूँगा, मैं किसी और मुल्क में जन्म नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की मट्टी से एक आम आदमी प्यार करता है। हमारे अरबाब इख्तियारात सिर्फ लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक आम आदमी मोहब्बत भी करता है मुल्क से और एक आम आदमी जो है वो इस मुल्क में परेशानी का शिकार भी है।
इसीलिए जाहिर है मुझे हाइपर होना चाहिए अपने आम आदमी के लिए, लोगों के लिए, और मैं भी आम ही आदमी हूँ ना। दूसरी बात यह है कि दूसरी चीज़ है पेचीदा तरीक़ेकार। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शरह सूद बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो किसान बेचारे डरते हैं। भाई 1 लाख रुपया कर्जा लेकर 30,000 फालतू देना, और मज़े की बात यह है कि 1 लाख कर्जा लेते वक्त किसान को 1 लाख नहीं मिलता, उसमें से भी वो 15, 5, 7, 10,000 खा जाते हैं। पहले वो रिश्वत दे दो जी, चाय पानी दे दो जी, ये दे दो जी, वो डॉक्यूमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात रिमूव करवाते हैं पैसे ले लेकर हम, सॉरी। उसके बाद है पेचीदा तरीक़ेकार इतना पेचीदा है, एक आम आदमी जाए, होना ये चाहिए कि एक किसान जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे, अपने शनाख्ती कार्ड दे दे, कर्जा लेके घर आ जाए। हम कहते हैं फ़लाँ तस्दीक, हम कहते हैं फ़लाँ तस्दीक, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, इतना पेचीदा तरीक़ेकार है, इतनी ज़्यादा फार्मोलॉजी है पाकिस्तान में कि आप सोच भी नहीं सकते। ये पेचीदा तरीक़ेकार हमारे कर्ज़ों के रास्ते में सबसे बड़ी एक रुकावट बनता है अगेंस्ट प्रॉपर नीड। अच्छा, एक बड़ी बात ये भी है कि हम ज़रूरत के अगेंस्ट कर्ज़ा ले लेते हैं, हम भी कसूरवार हैं क्या कि ले लेते हैं हम कर्ज़ा ज़मीन की बहाली के लिए, ले लेते हैं कर्ज़ा ट्रैक्टर की ख़रीदारी के लिए, और फिर वो ट्रैक्टर लेकर आगे बेचकर अपनी दूसरी ज़रूरियात, बच्चों की शादियां कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, वो भी हमारी मजबूरियां हैं, ज़रूरतें हैं, लेकिन भाई जो कर्ज़ा जिस मकसद के लिए लिया जाए उसी मकसद में इस्तेमाल होना चाहिए ना। तो एक बड़ा मकसद ये है कि हम जिस ज़रूरत के मुताबिक लेते हैं उस ज़रूरत पर उसे खर्च नहीं करते, बल्कि हमारे अलल्ले तलल्ले खर्चे होते हैं और उन पर हम खर्च कर देते हैं। यूँ हुक्मरान, यूँ हमारे बैंकिंग सेक्टर इसीलिए भी आपको कर्जा ज़्यादा नहीं देते कि बैंकिंग सेक्टर को भी पता है कि आपने ट्रैक्टर खरीद कर बेच देना है आगे। तो इसलिए हमें भी अपने आप को ठीक करना चाहिए, सारी बातें हुक्मरानों पे खाते में नहीं डाल देनी चाहिए। जैसे कि आप देखें कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि हुक्मरान 10% कर्जा टैक्स बढ़ा देते हैं, 1 रुपया, आगे ताजर जो है वो 5 रुपया बढ़ाकर महंगी कर रहा है। तो क्या ये गवर्नमेंट का कसूर है? क्या ये प्राइम मिनिस्टर का कसूर है? प्राइम मिनिस्टर ने तो 2% टैक्स लगाया है, उसकी मजबूरी भी हो सकती है 2% टैक्स लगाने की, लेकिन वो टैक्स 2% लगा रहा है तो हमें भी तो ख्याल करना चाहिए ना कि हम 2% टैक्स को आगे 2% ही कन्वर्ट करें। हम 2 को 5% कन्वर्ट करते हैं, 5% आवाम से लेते हैं, 5 रुपये आवाम से बटोरते हैं, 2 रुपये गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा के 3 रुपये एक्स्ट्रा, जो कि पहले भी मुनाफा ले ही रहे थे ना, उस मुनाफे में 3 रुपये का इजाफा कर देते हैं गवर्नमेंट के खाते में डालकर। तो गवर्नमेंट को बुरा भला हम कहना छोड़ दें, खुद अपना अपना मुहासबा कर लें। एक प्रॉब्लम यह भी है स्टूडेंट कि हम कर्जा ले लेते हैं लेकिन हम उसे वापस करना नहीं चाहते। पाकिस्तान की तारीख को उठाकर देखें कि बेशुमार कर्जे लिए गए लेकिन वापस नहीं किए गए। मैं नाम लिए बगैर पिछले ही दिनों की एक सियासतदान ने कर्जे के बारे में इंकशाफ हुआ कि उसने अपने दौरे इक़्तिदार में इतने अरब रुपए का कर्जा माफ़ करवाया। डिटेल आ रही थी फलां बैंक से इतने करोड़ का माफ़ करवाया फलां। तो जब हमारे करोड़पति अरबपति लोग कर्जे माफ़ करवाते हैं, एक आम आदमी को आप 1 रुपया भी नहीं छोड़ सकते, एक आम आदमी को तो माचिस पर टैक्स नहीं छोड़ सकते आप, और इन लोगों को अरबों रुपया कर्जा माफ़ कर देते हैं हम। ये भी एक बड़ा अलमिया है। आम आदमी को कर्जा कैसे मिले जब अरबों रुपए के कर्जे तो ये लेकर खा जाते हैं और माफ़ करवा लेते हैं, तो आम आदमी को कैसे मिल सकता है? एक बड़ा अलमिया ये भी है कि हमारे कर्जे वापस नहीं आते, एक बड़ा मसला है। उसके बाद है छोटे किसानों को नहीं दिए जाते, जो बड़े बड़े हमारे किसान हैं, जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, बड़े बड़े ज़मींदार कहना ज़्यादा अच्छा है, वो तो कर्जा ले लेते हैं बैंकों से। एक आम आदमी, एक काश्तकार जिसकी 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, उस बेचारे को कर्जा लेने में बड़ी मुश्किलात हैं। पहली बात तो उसे मिलता ही नहीं, और मिलता है तो इतना कड़ा इम्तहान होता है उसका। और बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि जब कर्जा सैंक्शन होता है तब तक उस बेचारे किसान की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी होती है, या पूरी हो चुकी होती है, या किसी और तरीके में कवर हो चुकी होती है। कर्जा लेना है उसने बीज और खाद के लिए, टाइम ही गुजर गया, अगली फसल का टाइम आ गया, कर्जा अब सैंक्शन हुआ। तो गैर ज़रूरी ताख़ीर करते हैं हम, और ज़रूरत के बाद कर्जा मिलने वाला सही कर्जा तो किसान अब भी नहीं छोड़ेगा। किसान में हम भी तो बड़े तेज़ हैं ना, हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी अब हमारी ज़रूरत पूरी हो गई है लिहाजा अब मैं कर्जा नहीं लेते, ले लेंगे। फिर जिस जगह पर लगाना था उस जगह पर लगाने की बजाय किसी और जगह पर हम उसको खर्च कर देंगे। यूँ कर्जा प्रॉपर वे में खर्च नहीं हुआ, प्रॉपर वे में मिला नहीं। इन टाइम कर्जा दिया जाए, छोटे किसानों को कर्जा दिया जाए, तो ख्याल रखिएगा कि मुल्क की बहाली, पाकिस्तान जैसे मुल्क की बहाली छोटे किसानों से है, छोटे जो आपका कारोबारी लोग हैं उनसे है। बड़े बड़े कारोबारी लोग पाकिस्तान को उतनी तरक्की नहीं दे सकते जितनी होम इंडस्ट्रीज तरक्की दे सकती है, जितना छोटा किसान जो है वो तरक्की दे सकता है। ये याद रखिएगा, शायद अरबाब इख्तियार की समझ में ये बात आ जाए। ये जानते हैं, इकोनॉमिक्स वाले जानते हैं ये सारी बात कि मुल्क जब गरीब हो तो फिर बड़े प्रोजेक्ट्स की बजाय होम इंडस्ट्री पर चले जाएं आप,
तरक्की कर जाएंगे। जब मुल्क दौलतमंद हो तो फिर आप ज़ाहिर है कि अमीर दौलतमंद हैं, आप भी दौलतमंद हैं, आवाम भी पैसा रखती है, तो फिर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगाएं काम, तो फिर समझ में आता है। आवाम गरीब है, आप खुद भी गरीब हैं, आवाम मकरूज है, मुल्क भी मकरूज है, तो फिर आप इस होम इंडस्ट्री पे चले जाएं ना, छोटे कारोबार पे चले जाएं ना। हर आदमी को कारोबार मिल जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ जाएगी हमारी। तो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बजाय चंद एक लोगों को बेनिफिट देने की बजाय पाकिस्तान की आवाम की बेनिफिट का सोचे। उसके बाद है दरमियानी किरदार, बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि जब हम कोई काम करवाते हैं तो डायरेक्ट हमारा ताल्लुक नहीं होता, हमने कर्जा लेना है, जैद को कहेंगे, बकर को कहेंगे, उमर को कहेंगे भाई आप कर्जा ले दो, तो वो कर्जा लेते वक्त एक तो हमें इतना इंटरेस्ट पे करना है, फिर उस मिडल मैन को उसने कहना कि हाँ वो कर्जा तो दे रहे हैं भाई, इस पर खर्चा आ रहा है, 5 लाख कर्जा ले रहे हैं, 50,000 मिडल मैन खर्चा बर्दाश्त करवा देता है, हम 50,000 ये मिडल मैन हमसे बटोर लेता है। यूं एक तो महंगा कर्जा, मुश्किल तरीका, टाइम निकलने के बाद कर्जा, फिर मिडल मैन को पैसे दें। यकीन कीजिए हम लुट रहे हैं, हम परेशान हैं। एक आम आदमी के मसाइल अगर मैं गिनना शुरू कर दूं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक आम आदमी के मसाइल अगर लिखने बैठ जाऊं, इस पर अगर मैं वीडियो बनाने बैठ जाऊं, तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इन मसाइल को गिनवाना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला हमें हदायत दे। ये था छोटी सी हमारी वीडियो। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास पहुंचता रहेगा। बड़ा ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। बस।